वही मीरा जो इसलिए गौतम को छोड़कर गई थी क्योंकि वो हमेशा एब्सेंट रहता था, अभी यहां है उसके सामने, क्योंकि अब वो प्रेजेंट है। एंड इट्स नॉट शी हु हैज रिटर्न, इट्स ही हु हैज अराइव्ड। न मीरा ने गौतम से पूछा कि वो कहां था, और ना ही गौतम ने मीरा को कुछ एक्सप्लेन किया। दोनों कसिनो के फोयर में खड़े थे, मीरा अपने भीगे कोट में और गौतम किसी के बोरोड जैकेट में। और उनके बीच था 10 साल का पूरा इतिहास, वो झगड़े, वो खामोशियां, सब प्रेजेंट था उस हवा में, उनके बीच। और पहली बार गौतम ने कोई कोशिश नहीं की खुद को एक्सप्लेन करने की, या कुछ रिजॉल्व करने की, या फिर आर्ग्यू करने की। गौतम ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, पर माफी मांगने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मीरा ने कहा, मैं जानती हूं। फिर गौतम ने कहा, मैं अब वो इंसान नहीं जो अपनी फीलिंग्स को फिलोसोफाइज किया करता था। मीरा ने गौतम की आंखों में ध्यान से देखा। मीरा का वो पिक्यूलियर लुक, जिसे गौतम हमेशा एक स्क्रूटनी समझता था, आज उसे समझ आया कि उन नजरों में सिर्फ एक प्रेजेंस था। वो प्रेजेंस जो ये दिखाता था कि मीरा गौतम को अपनी पूरी अटेंशन दिया करती थी। मीरा ने पूछा गौतम से, आज हुआ क्या है तुमको? गौतम ने अपना हाथ जेब में डाला और ओम का वो सिक्का निकालकर मीरा के हाथ में दिया। मीरा ने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया, उसे पलटकर देखा और उसकी गर्माहट को फील किया। फिर गौतम ने कहा, आओ मेरे साथ, पहले मुझे कुछ खत्म करना है, उसके बाद मैं तुमको सब बताऊंगा। वो मीरा को कसिनो के अंदर लेकर चला गया। मीरा भी बिना कोई सवाल किए उसके साथ अंदर चली गई, जो खुद में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात थी, क्योंकि मीरा उसे हर चीज पर सवाल पूछा करती थी। और ये देखकर गौतम को भी समझ आ गया कि वो उसके अंदर के चेंजेस को न सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, बल्कि उसे रीड भी कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कमरे में बदली हुई रोशनी को ऑब्जर्व करते हैं। विक्रम मल्होत्रा अभी भी टेबल नंबर 7 पर बैठा था। जब गौतम और मीरा उसके टेबल के पास पहुंचे तो विक्रम ने अपनी नदियों वाली नजर उठाई और ब्रीफली मीरा को देखा, और फिर गौतम को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट काफी गहरी लग रही थी, ऐसा जैसा उसमें ढेर सारा सुकून भरा हो। विक्रम ने गौतम से पूछा, क्या तुमने वो दरवाजा खोला? गौतम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वो दरवाजा खोला। विक्रम ने नॉड किया, नीचे टेबल की ओर देखा और बोला, क्या तुमको पता है, मांडुक्य उपनिषद किसी फिलॉसफी या आर्ग्यूमेंट के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि एक आवाज के साथ खत्म होता है। गौतम और मीरा चुपचाप खड़े होकर उसकी बात सुन रहे थे। उसने नजर उठाई और बोला, ओम के साथ खत्म होता है मांडुक्य उपनिषद। गौडपादा ने आखिरी के 3 श्लोकों पे बहुत एफर्ट्स डाला है ओम के इस आवाज की स्पेशलिटी को डिस्क्राइब करने में। लोग सोचते हैं कि ओम सिर्फ एक मंत्र है, एक रिलीजियस साउंड जो हम योगा क्लास से पहले चैंट करते हैं। विक्रम थोड़ा मुस्कुराया सरकास्टिकली और कहा, लेकिन मांडुक्य उपनिषद हमें ओम के बारे में कुछ प्रिसाइजली बताने की कोशिश करता है। ओम कोई वर्ड नहीं है, ये एक मैप है जो बना है 3 आवाजों से मिलकर। वो 3 आवाज जो कोई भी निकाल सकता है, चाहे वो बेजुबान इंसान हो या कोई जानवर। उसने एक उंगली उठाई और कहा, ये पहली आवाज है, खुला मुंह और पूरा गला। ये आवाज है वेकिंग स्टेट की, वेकिंग कॉन्शियसनेस या ग्रॉस दुनिया और बाहरी एक्सपीरियंस की। एक शुरुआत है जो रिप्रेजेंट करता है वो सब कुछ जो हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब कुछ जिसको हम दुनिया कहते हैं। दूसरी आवाज है बीच की आवाज, ये रिप्रेजेंट करती है तेजस यानी ड्रीम स्टेट को, चमकती हुई वो अंदर की दुनिया जिसे हम सटल तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एक ट्रांजिशन है बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ का। और तीसरी आवाज है होंठ सटे हुए और सीने में वाइब्रेशन। ये प्रज्ञा यानी डीप स्लीप को रिप्रेजेंट करती है, वो कैजुअल स्टेट, वो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट जो बस एक ब्लिसफुल यूनिटी है।
एक क्लोजिंग है, एक वापसी है। उसने हाथ नीचे किया और कहा, और फिर इस के बाद वो जो खामोशी है, वो रेजोनेंट सैचुरेटेड साइलेंस, जो ना आवाज है ना उसका एब्सेंस, बस कुछ ऐसा है जो दोनों का आधार है, जहां ये तीनों आवाज आकर मिल जाते हैं। वही तूरिया है, चौथा, द फोर्थ वन। ये वो खामोशी है जो तीनों स्टेट्स को पॉसिबल बनाती है। वो कॉन्शियसनेस है जिसमें तीनों स्टेट्स उठते हैं और फिर ढलती हैं। कसीनो उनके आसपास बहुत शांत हो गया था। गौतम को ये शांति ऐसे नोटिस हुई जैसे वो किसी तूफान के बाद की खामोशी हो। और फिर मीरा ने एक बहुत ऑब्वियस से टोन में कहा, मैं ओम का ये मतलब जानती हूँ। ओम के उस सिक्के को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए विक्रम और गौतम दोनों उसकी तरफ देखे। मीरा ने बोला, मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम फिलोसोफर्स इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। मेरी दादी कहती थी, ओम वो नहीं जो चैंट करते हो, बल्कि वो है जो तुम हो। द साउंड द यूनिवर्स मेक्स व्हेन इट रिमेंबर्स इट एग्जिस्ट्स। विक्रम ने मीरा को कुछ सेकंड्स के लिए देखा और फिर एक स्ट्रेट फेस के साथ बोला, शायद तुम्हारी दादी इस पूरी बिल्डिंग से ज्यादा वाइज थी। और फिर उसने फेस डाउन कार्ड्स को उठाया जो उसके सामने रखे थे। एक एक करके उनको पलटना शुरू कर दिया। पहला आ, डीप रेड कलर में, दूसरा ओ, गोल्ड में, और तीसरा वाइट में, और चौथा कार्ड ब्लैंक था, पूरी तरह सफेद, कुछ नहीं लिखा हुआ था उस पे। एक परफेक्ट और डेलिबरेट ब्लैंकनेस। और समहाउ वो कार्ड बाकी के कार्ड से ज्यादा हैवी लग रहा था। फिर विक्रम ने कहा, 30 साल मैं इस टेबल पे इन 4 कार्ड्स के साथ बैठा रहा और खुद से कहता रहा कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। क्या तुमको पता है मैं किसका इंतजार कर रहा था? ना गौतम ने और ना ही मीरा ने कुछ बोला। विक्रम ने बोला, मैं इंतजार कर रहा था किसी ऐसे इंसान का जो ये चौथा कार्ड उठाए। और उसने वो ब्लैंक कार्ड गौतम की तरफ स्लाइड किया और बोला, इसे पढ़ने के लिए नहीं, इसे भरने के लिए नहीं, बस इसे पकड़ के ये समझने के लिए कि इसका खालीपन कोई शून्यता नहीं है, कोई एम्प्टीनेस नहीं है, बल्कि वो सब है जो लिखा नहीं जा सकता। गौतम ने उस कार्ड को उठाया। कार्ड पतला था और शायद कागज से भी हल्का, शायद किसी भी चीज से हल्का, बट स्टिल इट हैड वेट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। गौडपादा की करिका और स्वामी चिन्मयानंद की कमेंट्री मांडुक्य उपनिषद के रिजल्ट्स तक एक स्लो बिल्डिंग थंडर के साथ पहुंचती है, जो इस टेक्स्ट को सिर्फ एकेडमिक नहीं रहने देती, जिसका फाइनल विजन ये है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ एक है, सिर्फ एक। द अद्वैत और द नॉन डुअलिटी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक ऑन्टोलॉजिकल स्टेटमेंट है। कोई सेपरेट दुनिया नहीं है जो कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करती है, ना ही कोई सेपरेट सेल्फ है जो एक्सपीरियंस का काम करती है। बस एक कॉन्शियसनेस है और ये दुनिया, ये सेल्फ, ये टाइम, ये कसीनो सब उसी कॉन्शियसनेस के अंदर है। जस्ट एज वेव्स आर विद इन द ओशन, ना ओशन के ऊपर ना ओशन से अलग, मेड अप ऑफ ओशन, रिटर्निंग टू द ओशन, नेवर हैविंग लेफ्ट द ओशन। और ये सिर्फ समझना नहीं है, जानना है, जीना है। गौतम ने विक्रम से पूछा, अब तो ये कार्ड मैंने आपसे ले लिया, अब आप आगे क्या करोगे? विक्रम ने अपनी कुर्सी पीछे की और पहली बार उठा। वो उससे ज्यादा लंबा लग रहा था जितना गौतम ने सोचा था, या शायद सिर्फ इसलिए ज्यादा लंबा लगा क्योंकि जिस बोझ ने उसे 30 साल से दबा कर रखा था, उससे वो फाइनली फ्री हो गया था। विक्रम ने अपने फटे हुए कुर्ते के साथ अपने ग्रे कुर्ते को सीधा किया, कसीनो के चारों ओर देखा। वो शैंडलियर्स, आईने, डीलर्स, सारे प्लेयर्स जो अपनी एजेंसीज में लिपटे थे, और एक गहरे अनसेंटिमेंटल टेंडर से स्माइल के साथ बोला, अब मैं जाता हूं। और वो चल पड़ा, ना तेज ना ड्रामेटिक, द वॉक ऑफ अ मैन हु नोज एग्जैक्टली वेयर हिज नेक्स्ट स्टेप लैंड्स।
और बिना मुड़े उसने कसिनो का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। गौतम ने टेबल पर देखा, तीनों कार्ड वही थे और चौथा, द ब्लैंक वन, उसके हाथ में था। मीरा ने कहा, अब हम भी चलते हैं। गौतम ने कहा, हाँ, और दोनों एक साथ हाथों में हाथ डाले चलने लगे, उन आईनों में खुद को देखते हुए जिसमें उनको और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ अपना प्रेजेंट दिख रहा था। दरवाजे के पास गौतम रुका। वो क्रीम साड़ी वाली लड़की जो उसे अंदर लेकर आई थी एक आखिरी बार उसके सामने आई और उसने पूछा, क्या तुम वापस यहाँ आओगे? उसकी टोन में कोई जजमेंट नहीं था। गौतम ने सोचा, उसने 4,80,000 और 30 दिन के बारे में सोचा, करियर रीबिल्ड करने की ज़रूरत के बारे में सोचा, अपनी शादी ठीक करने के बारे में सोचा, अपने अंदर की इस नई ज्योग्राफी के बारे में सोचा, और फिर उसने सोचा कि इन सब में कितना वक्त लगेगा, कितना मुश्किल होगा, ऐसी कितनी सुबह होगी जब वो उठेगा और उसको लगेगा कि उससे नहीं हो पाएगा, और फिर भी वो ये सब करने का रास्ता ढूंढेगा। गौतम मुस्कुराया और बोला, नहीं, लेकिन मैं इस जगह को हमेशा अपने अंदर रखूंगा। वो मुस्कुराई और इस बार उसकी मुस्कान पहले की प्रोफेशनल वाली मुस्कान नहीं थी, पर्सनल थी, जैसे वो भी किसी से इस जवाब का इंतजार कर रही हो। और उसने कहा, द हाउस इज ऑलवेज विद इन यू, हमेशा था, तुम्हें बस एक दरवाजे की जरूरत थी। गौतम ने नोट किया और उस दरवाजे को पुश किया। बाहर बारिश रुक गई थी। द सिटी वॉज वेट एंड ब्रिलियंट। पूरा मरीन ड्राइव रोशनी से भरा हुआ था। उसकी डार्क शाइनिंग स्ट्रीट पे हजारों रिफ्लेक्शंस टिमटिमा रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और मुंबई थोड़ी थम सी गई थी, एज इफ इट वॉज नॉट बिलोंगिंग टू एम्बिशंस बट टू इटसेल्फ, ओल्ड, इंडिफरेंट एंड ब्यूटिफुल। गौतम फुटपाथ पे खड़ा था, ओम का सिक्का अपनी बाईं जेब में लिए और वो ब्लैंक कार्ड दाईं में। उसके पास 12,000 रुपए थे और 4,80,000 का डेट और 30 दिन उसे बाहर निकलने के लिए। उसकी बीवी, जिसने अभी तक ये नहीं बताया था कि क्या वो वापस आ रही है, और उसका करियर जो उसे वापस स्क्रैच से चालू करना था। किसी भी एक्सटर्नल मेजरेबल स्टैंडर्ड से उसके पास अभी कुछ नहीं था, और फिर भी गौतम उस खामोशी में खड़ा रहा, मेटाफोरिकली नहीं, एक्चुअली। एक स्टिलनेस जो वो अब जानता था, जो हमेशा वहां थी, जो हमेशा वहां रहेगी, waiting beneath every moment like the ocean beneath every wave. He was not fixed. He was not enlightened in any theatrical sense. He was not a saint or a sage. He was a broke philosopher with a failed marriage and a debt and a history of running from himself. And despite all this, he was there completely and ambiguously. अपनी लाइफ में पहली बार मीरा का हाथ उसके हाथ से टकराया, और टकराते ही मीरा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मीरा ने कुछ कहा नहीं। वो टच एक सवाल था और शायद एक जवाब भी, पर किसी भी सूरत में वो एक रेजोल्यूशन तो नहीं था। हाँ, पर एक शुरुआत जरूर था, सबसे ऑनेस्ट शुरुआत, जो ये जानता था कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने में अभी कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, और फिर भी वो शुरू होने के लिए तैयार था। मीरा ने पूछा, बता मुझे क्या हुआ अंदर? गौतम ने बड़े आराम से कहा, बताऊंगा, टाइम लगेगा। मीरा ने कहा, मेरे पास टाइम है। फिर उसने कसिनो के दरवाजे की तरफ देखा, जो समहाउ अब नहीं दिख रहा था, सिर्फ दीवार था, उस शहर के ऑर्डिनरी कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर के बिल्डिंग का दीवार। A city with too much history and too little sleep. मीरा ने फिर गौतम की तरफ देखा और कहा, हमेशा था मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम, बस तुम नहीं थे। गौतम ने जवाब दिया, जानता हूं। तो क्या अब हो तुम वहां? मीरा ने पूछा। उसने मीरा को देखा, पूरी तरह देखा, उस आइडिया को नहीं जो वो अपने साथ लिए चल रहा था, उसके एक्चुअल चेहरे को देखा, उस रेन वॉश रोशनी में रात के 3 बजे थका हुआ, अनसर्टन, पर बिल्कुल प्रेजेंट, और कहा, हाँ मैं हूं वहां। और वो बातें करते करते चलने लगे। कहीं पीछे एक बिल्डिंग के अंदर, जो एक कसिनो था और शायद नहीं भी, एक दिया जल रहा था, एक छोटे चंदन की खुशबू वाले कमरे में।
एक खाली कुर्सी और टेबल थी जिस पे 3 कार्ड्स रखे थे। आ डार्क रेड में, ऊ गोल्ड में और सफ़ेद में। और इंतज़ार था अगले इंसान का जो घुसेगा बारिश में भीगता हुआ, अपने भूख, अपने सवाल और आधी समझी फिलॉसफी के साथ। और एंट्रेंस पे जो दोबारा ढूंढने पर नहीं मिलता है, वो पीतल का दरवाज़ा चमकता हुआ, थोड़ा खुला, जैसे हमेशा था, जैसे हमेशा रहेगा। ओह दोस्तों, ये कहानी आज यहीं ख़त्म होती है, लेकिन जो सवाल ये पूछती है वो नहीं। मांडुक्य उपनिषद शायद 4 पेजेस का है, वो 4 पेजेस जिसे पिछले 2000 साल से आर्ग्यू किया गया है, जिस पर मेडिटेशन किया गया है। और इन 4 पेजेस में, इन 12 श्लोकों में ये उपनिषद सब कुछ कहता है, इस दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने वाले के बारे में। You're not your waking life, you're not your dreams, you're not even the deep stillness of your sleep. You're the one behind all 3, the silent, unbroken, undamaged witness that has been watching your life without blinking since before you were born. वो कसिनो रियल है, वो डेट रियल है, सारा नुकसान रियल है, और रियल है वो कमरा भी जो कॉरिडोर के एंड में था। If this story moved you, if some part of you recognized yourself in Gautam's hunger or in Vikram's perfect understanding or in the blank 4th card, then let that recognition be your door. आपको किसी कसिनो की जरूरत नहीं है, किसी चाबी की भी जरूरत नहीं है। You just need silence and the courage to ask in that silence the oldest question a human being can ask. Who am I when there is nothing left to distract me? I'll see you in the next story. Until then, sit quietly for 5 minutes today. Just 5 minutes. No phone, no noise. Just you and the silence. You may be surprised what introduces itself.